आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार तुम लोगों ने इतना बोला है सर, बिग बैंग बिग बैंग। बिग बैंग आपके सामने हाजिर है। महाविस्फोट थ्योरी की हम बात करेंगे। बिग बैंग थ्योरी जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना। आज हम हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स की बात करेंगे। बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, बहुत कुछ आपको पता चलेगा, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, जरूर फॉलो करें। साथ ही साथ इंस्टा पे, ट्विटर पे, हर जगह मैं आ गया हूं। अगले महीने से मैं ट्रैवल करने वाला हूं तो अपडेट्स डालूंगा, बिल्कुल यहां पे अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो। बिग बैंग, महाविस्फोट। आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टीन को इतना महान क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, टाइम क्या है, टाइम कैसे ग्रेविटी से इफेक्ट होता है। वक्त को ना कोई समझ पाया है ना कोई समझ पाएगा। मैंने वक्त पे एक लेक्चर लिया है छोटा सा, आप जरूर देखिएगा, टाइम के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में। देखो, हम यूनिवर्स को ग्रेविटेशनल थ्योरी, आइंस्टीन की रिलेटिविटी इक्वेशन, इनसे समझते हैं। आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी इक्वेशन है वो आपको वक्त के पीछे ले जाती है। अंडर रूट वी स्क्वायर, 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर, मतलब अलग अलग उसमें आप डायमेंशन लगा सकते हो, मास लगा सकते हो, लेंथ लगा सकते हो, टाइम लगा सकते हो। तो वो आपको वक्त के पीछे ले जाती है। वक्त के पीछे ले जाना इतना जरूरी क्यों है? देखो, हमारी अगर आप गैलेक्सी को देखोगे, यूनिवर्स, आप अपने आप को देखो। सबसे पहले आप एक जीवन को देखो। मजे की बात यह है कि हमारे यूनिवर्स और हमारा जीवन जैसा है ना, हमारा शरीर की बनावट जैसी है, बिल्कुल यूनिवर्स की तरह है। आपकी आंखें जो है वो यूनिवर्स की तरह है, आपको पता है कि नहीं? एकदम एकदम ब्लैक होल की तरह लगती हैं। यस, हमारे शरीर में और यूनिवर्स में इतनी समानताएं हैं। जिस तरीके से हमारा दिमाग बनाया है, दिमाग की अगर आप बनावट को देखें और यूनिवर्स की बनावट को देखें तो उसमें बहुत समानताएं मिलेगी। तभी तो कहता है आपका दिमाग भी एक यूनिवर्स की तरह है। तो यहां पे क्या है कि आप अपना जीवन अगर देखो, याददाश्त भूल जाओ, कुछ आपको याद नहीं, तो आप क्या करोगे? 80 साल के हो, 80 साल के इतने बड़े हो गए तो आप थोड़ा पीछे जाओगे। आपको पता है कि अच्छा मैं 60 साल का रहा होऊंगा, उससे पहले गए मैंने कुछ काम किया होगा, उससे पहले गए मैंने शादी की हुई होगी, उससे पहले गए मैं कहीं पढ़ा होऊंगा, उससे पहले कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी ना आपकी। वो शुरुआत कहां से हुई है? आपके पैदा होने से। तो यहां पे भी हम यूनिवर्स को ऐसे ही स्टडी किया। वैसे आपको बता दूं, पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, क्योंकि टोटल 6 थ्योरी है यूनिवर्स की, 6 से ज्यादा इनफैक्ट, जिसमें स्टेडी स्टेट थ्योरी हो गया, ऑसिलेटिंग थ्योरी हो गया, एक सिमुलेशन थ्योरी है। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन बिग बैंग सबसे एक्सेप्टेड है, क्योंकि जो अभी तक हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, तो बिग बैंग जो है वो उसमें बेस्ट फिट बैठती है। ये आप जितने भी प्रोफेसर एक्सपर्ट से जिनका भी आप लेक्चर सुनेंगे वो यही बोलेंगे। बिग बिग बैंग का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे अभी हमारा यूनिवर्स, आइंस्टीन को इसलिए इतना महान बोला जाता है ना, उनके दो पॉस्टुलेट सबसे ज्यादा क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट, कि एक तो भैया यूनिवर्स जो है वो लगातार बढ़ रहा है ना। यूनिवर्स जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कुछ भी स्थिर नहीं है। एवरीथिंग इज मूविंग। जैसे हम जो हैं, धरती जो है वो सूरज के चक्कर लगा रही है। मतलब सबसे पहले चंद्रमा से स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा जो है वो धरती के चक्कर लगा रहा है, धरती सूरज के चक्कर, सूरज हमारे मिल्की वे के चक्कर, मिल्की वे हमारे क्लस्टर्स के चक्कर। तो कुछ स्थिर है ही नहीं, हर कोई किसी ना किसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। नथिंग इज स्टेशनरी। और यूनिवर्स बढ़ रहा है, इसीलिए तो यूनिवर्स इज अलाइव। यूनिवर्स लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बिग बैंग ये फैलता ही जा रहा है। और हम, यूनिवर्स की एनर्जी है। अगर हिंदुइज्म के हिसाब से चलें, हिंदुइज्म से याद आया, भागवत गीता कल से आएगी। मैं कल से भागवत गीता पे लेक्चर्स लूंगा, आपको समझाऊंगा। तो हमारे हिंदुइज्म में भी यही तो बताया है ना। अगर आप हिंदुइज्म को ध्यान से पढ़े तो उसमें यूनिवर्स की उत्पत्ति बताई है। यस, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में आपको मिलेगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में, स्टोरीज फॉर्म में। देखिए, हम जो है ना स्टोरीज फॉर्म में चीजों को याद कर पाते हैं। मेरे भी लेक्चर्स जो है वो स्टोरी फॉर्म में ही रहते हैं। मैं ऐसे बताता हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। तो स्टोरी फॉर्म में आप देखेंगे जो ज्यादातर हमारे यहाँ स्टोरीज हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, उनको वो उसमें लाइफ लेसन छुपे हुए हैं, उसमें साइंस छुपी हुई है। अगर आप देखें भागवत गीता को, जब मैं डिकोड करूंगा तो आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, प्लैनेट्स भी टोटल 8 है। शुरू के 4, मरकरी, वीनस, अर्थ और आपका मार्स, ये क्या है? ये आपके रॉकी प्लैनेट्स हैं। उसके बाद आपके गैसियस प्लैनेट्स आ गए, बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट बेल्ट आ जाती है।
फिर अगर जाओगे तो कुइपर बेल्ट उसके आगे, कुइपर बेल्ट के आगे जाओगे तो क्लस्टर्स आ गए, फिर सुपर क्लस्टर्स आ गए, फिर गैलेक्सी आ गई, फिर सुपर गैलेक्सीज आ गई। तो ये सब जो है ना वो बढ़ता ही है, जितना आप आगे देखोगे वो बढ़ता जाएगा। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। वो शुरुआत हुई थी आपकी ये सिंगुलैरिटी, इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी, सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। मैं दिखाता हूं, यहां से शुरुआत हुई है। ये है आपकी सिंगुलैरिटी, मतलब सब कुछ एक जगह, इनफाइनाइट डेंसिटी, सब कुछ एक जगह एकत्रित। जिस तरीके से आपके लैपटॉप में, फोन में कितनी सारी चीजें हैं, एक चिप में, एक छोटी सी चिप में वो एकत्रित होता है, ऐसा ही सब कुछ एक जगह, जिसको हमने सिंगुलैरिटी बोला, सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब यही सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम में क्या हुआ, हम ये देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अनस्टेबल हुई, और उसमें दोस्तों करोड़ों अरबों साल लगते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अनस्टेबल हुई, और ग्रेविटी ने प्रेशर को ओवरकम करके सब कुछ अपने पास खींचना शुरू किया। इसको नेबुलर कांत लैप्लास थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है, नेबुलर थ्योरी ऑफ कांत एंड लैप्लास। तो यहां पे क्या हुआ कि जब ग्रेविटी अनस्टेबल हुई, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हावी हुई, तो उसने सब कुछ अपने पास खींचना शुरू किया। अब जब उसने खींचना शुरू किया तो हम ये देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हुआ, डिस्क बनी, और ये डिस्क बहुत तेजी से घूमी, एकदम से धमाका हुआ, एकदम से धमाका हुआ, और सब कुछ इधर उधर फैल गया। ठीक वैसे ही जैसे आप एक डिब्बे में खूब सारा सामान रख दो, उसमें बम रख दो, वो बम फटेगा तो सारा सामान तितर बितर हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहां पे हुआ, यूनिवर्स में भी यही सेम कंसेप्ट आप लगाओगे। और फिर हम देखते हैं कि बीच में बना हमारा एक प्रोटो स्टार, और उसके अगल बगल बनी प्रोटो डिस्क। वही प्रोटो स्टार हमारा था एक सूरज, और यही अगल बगल जो भी इधर वेस्ट प्रोडक्ट था, फिर बाद में उसने गैलेक्सी, एस्टेरॉइड, जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए, मीटियोर्स, कितनी सारी चीजें बनी। यहां से हमारे प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत होती है। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से हो गया? बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से भैया नहीं हुआ। तो आप ये देख लीजिए कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ यही बताती है कि अभी 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 13.5 अरब साल पुरानी है ये थ्योरी, 1300 करोड़ साल पुरानी, 1300 करोड़ साल पुराना हमारा हमारा जो यूनिवर्स है, इसकी उम्र इतनी है, 13.5 अरब साल। और यूनिवर्स अभी यंग है, सबसे अच्छी बात यह है कि यूनिवर्स अभी यंग है, अभी बहुत जल्द हम खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इतना आसान नहीं था। बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग हुआ, हालांकि 6 थ्योरीज है, हालांकि उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हुआ। कॉस्मिक फेनोमेनास को इसने जन्म दिया, बहुत कुछ बना, और वहां से ही हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेज और मॉडल्स निकालते हैं। अब सबसे पहले टाइम बना, वक्त सबसे पहले आया। आप देख रहे हैं ना कि यहां पे क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुई, धमाका हुआ भयानक, और उसके बाद ये इन्फ्लेट होता गया। फिर हम ये देखते हैं कि ये आप देख रहे हो ना, देखिए ये सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम से शुरू हुआ, 10⁻32, इसको कहते हैं प्लैंक्स एपॉक। हम सबसे नीचे कहां तक जा सकते हैं? 10⁻−34 प्लैंक्स लिमिट, और सबसे ऊपर हबल लिमिट 10⁻25। स्केल इतना ही है, और हम 1 मीटर के अराउंड है, मतलब हमारी कोई औकात नहीं है। तो 10⁻−32 यहां पे, ये इसमें इस टाइम पे ये एपॉक हुआ, धमाका हुआ एक तरीके से, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत कम समय है। देखिए समय अलग, मैंने बताया ना, वक्त को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। समय जो है ना वो अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से चलता है। समय अभी तो बहुत बढ़िया है, ब्लैक होल के पास अब चले जाओ, समय बहुत धीमे होने लगेगा। लाइट की स्पीड पे चले जाओ, समय बहुत धीमे चलता है। तो ये भैया यूनिवर्स का टाइम है, यूनिवर्स का टाइम अलग हिसाब से चलता है, हमारा टाइम अलग हिसाब से चलता है, ठीक है। वहां पे एक दिन, ब्लैक होल के पास एक दिन हमारे 1 लाख साल के बराबर होंगे। तो 10⁻32 सेकेंड, और उसके बाद हम ये देखते हैं 1 माइक्रो सेकेंड्स में प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन होता है। ये हमारी हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स है। पहले यूनिवर्स बहुत ज्यादा गर्म था, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर था। उसके बाद ये धीमे धीमे ठंडा होना शुरू। आप यहां पे देखिए, पहले ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई था। अब उसके बाद धीमे धीमे, देखिए ये सेकेंड्स में ही हो रहा है, लेकिन आपको बता दूं 10⁻27 डिग्री सेल्सियस है, 10⁻−32 सेकेंड्स में, लेकिन ठंडा होना शुरू हुआ ये, ठीक है। अब 10⁻6 सेकेंड्स में आइए, यहां पे धीमे धीमे हम ये देखते हैं कि ये जो कॉस्मॉस है रैपिडली कूलिंग,
इसमें क्वार्क्स जो है वो प्रोटॉन्स, क्वार्क्स ने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाए। आपको बता दूं कि जो एटम्स हैं, अगर आप एटम को तोड़ोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स से बने हैं, आपको पता है, ठीक है? वो उनको कलर देते हैं। 6 तरीके के क्वार्क्स होते हैं। तो 10⁻32 सबसे पहले बिग बैंग हुआ, वक्त की शुरुआत हुई, वक्त शुरू हो गया, और उसके बाद पार्टिकल्स बनने शुरू हुए। जो रैपिड कूलिंग हुई, हम ये देखते हैं कि क्वार्क्स ने प्रोटॉन्स को बनाया, ठीक है, 10⁻⁻6 सेकेंड। फिर आया 3 मिनट, और ये आप देख सकते हैं ना कि जो टेम्परेचर है ये ठंडा होता जा रहा है। 10⁸ डिग्री सेल्सियस, पहले 10⁻27, फिर 10⁻13। और फिर मैं बता रहा हूं, आपको बता दूं कि ये हमारा टाइमलाइन नहीं है, ये स्पेस का टाइमलाइन है। इसमें बहुत टाइम लगा होगा अगर धरती के टाइम से कंपेयर करोगे, लेकिन 1 सेकेंड के अंदर अंदर ही तुरंत 10⁸ डिग्री सेल्सियस हुआ। ये अभी भी ये बहुत ज्यादा गर्म था। देखिए, अभी तक हम यूनिवर्स को देख नहीं पा रहे हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि यूनिवर्स को हमने कैसे पता लगा कि ऐसा हुआ होगा। बिग बैंग थ्योरी का पता कहां से लगा? अब आप ये देखिए, चौथे पॉइंट पे, फोर्थ में अगर आप देख रहे हैं तो अभी भी बहुत गर्म है और अभी तक सब कुछ डार्क है, बिल्कुल रूम में अंधेरा है, घर में अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि एनर्जी ही नहीं है। इतना गर्म है कि पार्टिकल्स एनर्जी के फॉर्म में बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। तो जब एनर्जी ही नहीं आ रही है भाई, लाइट, आपको कलर लाइट कैसे होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा तो वह एनर्जी छोड़ेगा। जैसे आप अगर मान लो कि एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे अपने गए हैं, तो आप क्या करोगे? एनर्जी छोड़ोगे, और वही एनर्जी, हम लाइट क्या है? लाइट इज एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अभी तक वो हुआ ही नहीं है, बहुत गर्म है। अब इसको देखिए, हमारे यूनिवर्स को विजिबल होने में 3 लाख साल लग गए, आपको पता है? 3 लाख साल लग गए हमारे यूनिवर्स को होने में। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कंबाइन होते हैं और हाइड्रोजन बना। 3 लाख साल बाद, जब 10,000 डिग्री, 10⁸ डिग्री से 3 मिनट से 3,000 साल बाद 10⁸ से सीधा 10,000 डिग्री सेल्सियस पे गया, तब हम देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स विजिबल हुआ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए। हाइड्रोजन सबसे पुराना है और हाइड्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू हैव लाइफ, कुछ भी होगा, हाइड्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हम हाइड्रोजन को ही स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन की ही वजह से हम जिंदा है, आधी एनर्जी वहीं से आ रही है। हाइड्रोकार्बन्स, आपका कोल, आपका पेट्रोल, सब में हाइड्रोजन है। आपके अंदर भी हाइड्रोजन है, आग ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दोनों कंबाइन हुए। और फिर हम देखते हैं जब ये दोनों कंबाइन हुए, लाइट निकली एनर्जी के फॉर्म में। और पहली बार 3 लाख साल बाद हमारा यूनिवर्स विजिबल हुआ। हमने पहली बार टॉर्च मारी, मतलब इस यूनिवर्स में लाइट आ गई, है ना? आप अंधेरे में होते और एकदम से लाइट आ गया, हो क्या मजा आ गया, लाइट आ गई, बढ़िया, एकदम बिजली आ गई, अब हम सब देखेंगे, सब कुछ करेंगे आराम से। तो 3 लाख साल बाद लाइट आई और उसके बाद हमारा यूनिवर्स विजिबल हुआ। तो इसीलिए हमारी जो धरती है, मतलब ये सब बनना शुरू हो गया था। देखिए, एक बार हाइड्रोजन, ये रिएक्शन, इसको रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई, फिर वो स्टार्ट ही होगी। फिर हम ये देखते हैं कि प्लैनेट्स बने। देखिए, जो सबसे पहले बना प्रोटो स्टार, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब आपको पता ही है ना कि यहां पे मॉलिक्यूल जो है वो फ्यूज होने लगे। 3 मिनट में न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हुआ और 3,80,000, हाँ आपको ये इंपॉर्टेंट, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये जो लाइट है ना, इसी को ही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बोलते हैं। जो एनर्जी निकली इस रिकॉम्बिनेशन से, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी कि हमारा यूनिवर्स विजिबल हो गया। हमने फाइनली अपने यूनिवर्स को देखा, ठीक है? उसके बाद आप आइए 200 मिलियन ईयर्स पे, सीधा अब हम जंप कर रहे हैं। यहां पे पहले स्टार्स और गैलेक्सी ने जन्म लिया, ठीक है? अब आप देखिए, -200 डिग्री सेल्सियस, 1 बिलियन ईयर्स, ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम गैस को ठंडा किया। ठंडा मतलब -200 डिग्री सेल्सियस पे अब आ गया है टेम्परेचर। तो यहां पे 1 बिलियन ईयर्स में, 200 मिलियन ईयर्स में पहला स्टार और गैलेक्सी बना। फिर आप बिलियन ईयर्स पे आइए, 1 बिलियन ईयर्स में हम ये देखते हैं कि ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम को साथ में लेके आए और उसके बाद स्टार्स बनना शुरू।
जब बिग बैंग हुआ तो एक प्रोटो स्टार बना, बीच में एक स्टार बना और अगल बगल एक प्रोटो डिस्क टाइप की बन गई। वही प्रोटो स्टार को हम क्या कहते हैं? सन, सूरज। ये क्लाउड जो है, जब टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हुआ तो सूरज हमको 4 लाख साल बाद हमको सूरज दिखना शुरू हुआ। और उसके बाद अगल बगल प्लैनेटरी सिस्टम बने। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे वक्त के साथ साथ, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर गैलेक्सीज बनी, फिर उसके बाद फिर क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज बनी, फिर बहुत कुछ बना, बनता ही अभी भी बनता ही जा रहा है। तो 1 अरब साल पहले हम ये देखते हैं जायंट क्लाउड्स जो थे दे विल बिकम गैलेक्सीज, ठीक है। और उसके बाद हमारे पहले स्टार्स गैलेक्सीज बनना शुरू हुए 1 अरब साल पहले। और फिर गैलेक्सीज बने तो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बने, फिर 15 बिलियन ईयर्स, मतलब अभी अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो लगभग 13.5 अरब साल पहले ये शुरू हुआ। और अभी भी सुपर गैलेक्सीज क्लस्टर जो है ना वो बनते जा रहे हैं। अभी भी एलिमेंट्स जो है वो फ्यूज होते जा रहे हैं और सब कुछ क्रिएट हो रहा है। और ये पता नहीं कहां जाके रुकेगा, एक दिन रुकेगा, ये बिग क्रंच होगा, लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं मालूम। धीमे धीमे वक्त के साथ साथ चीजें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारे इतिहास की, हमारे यूनिवर्स की, कि सबसे पहले बिग बैंग हुआ, उसके बाद क्वार्क्स बने, क्वार्क्स ने प्रोटॉन बनाए, फिर उसके बाद थोड़ा यूनिवर्स ठंडा हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कंबाइन हुए, फाइनली हाइड्रोजन बना, फिर उसके बाद ठंडा हुआ, थोड़ा सा कूल हुआ, जब कंडीशन फेवरेबल हो गई तो हमारे प्लैनेट्स बने, स्टार्स बने, गैलेक्सी बनी। और अभी हम 13.8 बिलियन ईयर्स यहां पे खड़े हैं, मॉडर्न यूनिवर्स यहां पे हम खड़े हुए हैं, और ये बढ़ता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। अब हमको ये सब पता कैसे चलता है भाई? एविडेंस अभी तक मौजूद है। जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है हमारा, वो हमको विजिबल यूनिवर्स को देता ही है, साथ ही साथ मटेरियल्स हैं। अभी जो हम यूनिवर्स में देख रहे हैं, हम उसकी एज पता लगा सकते हैं। कैसे? वेव्स के थ्रू। वेव्स के थ्रू कैसे? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं कि सूरज और धरती के बीच का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि सूरज और धरती के बीच के डिस्टेंस, सूरज से आपको किसी ने चिट्ठी भेजी, ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अब वो करोड़ों साल पहले भेजी होगी जब यूनिवर्स बना होगा, लेकिन आपको मिली कब? अभी। ऐसा कई बार होता है ना कि चिट्ठी 1 महीने 2 महीने पहले कोई इंसान भेजता है, लेकिन आपको टाइम वक्त बाद मिलती है। तो ऐसे ही यूनिवर्स के साथ भी होता है। ये जो वेव्स है ना, जो आज भी मौजूद है, जो एविडेंस आज भी, ये बहुत पहले हुए होंगे। जो एनर्जी रेडिएशन है ये बहुत पहले हुई होंगी जब यूनिवर्स बना था, लेकिन ये ट्रैवल करते करते अभी तक हमारे पास आ रही है। अब इसके लिए हमने ऑब्जर्वेटरी बनाई है, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए हमने ऑब्जर्वेटरी बनाई है। ये जब इवेंट्स हुए होंगे, आप स्पेस को एक समुंदर की तरह देखिए, कोई भी इवेंट होता है ना तो उससे ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती हैं, बहुत तरीके की वेव जनरेट होती हैं। तो वो वेव्स हमारे पास ट्रैवल करते करते आती है और ऑब्जर्वेटरी से उसकी एज को पता लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो ये सब है, ये समझ गए आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो ये भी मैंने बता दिया। अब आप ये देख सकते हैं, आराम से इसको बैठ के पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। वैसे समझ में नहीं आएगा, छोड़ो यार, इसको क्या ही समझाएं। ये देख लीजिए, थोड़ी मैंने ऐसी पिक लगा दी है, बढ़िया मजा आ रही है ना एकदम देख के। सब स्टार सोचिए, सब बिग बैंग से ही शुरू हुआ। ये देखिए आप, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का स्पेक्ट्रम जो है, ये आपको बता दूं कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो पहले बहुत तेजी से बढ़ी, है ना। पहले आप इसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। तो बहुत तेजी से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है वो बढ़ा, और उसके बाद ये धीमे धीमे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती गई है, ठीक है। 1964 आर्नो पेंजियोस और रॉबर्ट विल्सन, जिनको नोबेल प्राइज मिला, इसको, ये कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड है एक तरीके से, ये पूरा कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड। और इसी से ही हम अपने यूनिवर्स को, हम ये पता लगाते हैं कि हां यूनिवर्स इतना पुराना है और ये हुआ होगा, बिग बैंग हुआ था। तो इसीलिए इन दोनों साइंटिस्ट को, एस्ट्रोफिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। और जिस तरीके का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई, जो एक्चुअल में हुआ, उससे बिल्कुल मैच कर गई, जिससे हमको यह पता लगा कि यस बिग बैंग हुआ। डार्क एनर्जी की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए विजिबल, अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो विजिबल मैटर है वो बहुत ही कम है, मैक्सिमम 90% से ज्यादा डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर है। और वो क्या है, अभी तक हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ 4% के अराउंड विजिबिलिटी है, ठीक है, विजिबल मैटर्स। उसमें न्यूट्रिनोज, स्टार 0.0, देखिए 0.5% है खाली स्टार्स। हैवी एलिमेंट 0.03% है, न्यूट्रिनोज 0.3% है। तो बाकी 96% के आसपास सब कुछ डार्क है, एवरीथिंग इज डार्क। और डार्क मैटर में क्या है हमको कुछ भी नहीं पता। अब डार्क मैटर को डार्क इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो विजिबिलिटी देती है उससे वो इंटरैक्ट ही नहीं करता, यानी कि ना ही
वो एब्जॉर्व करता है, रिफ्लेक्ट करता है, एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। तो इसीलिए भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, मैंने बताया ना कि रेडिएशंस आ रही हैं, उन रेडिएशंस को हमारी ऑब्जर्वेटरी पकड़ रही है, और उन्हीं रेडिएशंस से हम ये देख रहे हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है, क्या क्या है इसमें। लेकिन जब डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिफ्लेक्ट ही नहीं, मतलब इंटरैक्ट ही नहीं कर रहा है, ना रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना एब्जॉर्व कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो आप डिटेक्ट कैसे करोगे? ये ठीक वैसे ही आप समझ सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको चिट्ठी मिली। अब अगर मान लो आपको चिट्ठी मिले ही ना कभी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो चिट्ठी किसने भेजी, कौन था? इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डार्क मैटर के बारे में अगर हम पता लगा ले, ज्यादा इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, लेकिन अगर हमको डार्क मैटर के बारे में पता चल जाए तो हम एग्जैक्ट चीज बता सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में क्या हुआ और हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है और कब खत्म। एवरीथिंग वी कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम डार्क मैटर। ठीक है, आपको बता दूं कि 4 तरीके के मैटर है हमारे यूनिवर्स में। 4 तरीके के मैटर बताए गए हैं। एक डार्क मैटर है, बेरियोनिक मैटर, कोल्ड मैटर और वार्म डार्क मैटर। ये 4 मैटर्स से हमारा पूरा यूनिवर्स जो है वो बना है। अब इसमें डार्क क्या है वो अभी तक हमको नहीं पता। तो फिलहाल ये बिग बैंग का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, एक बेसिक लेक्चर था। ज्यादा मैंने टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं किए हैं, बिल्कुल भी मैथमेटिकल हुआ नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि देखिए जो साइंस के बंदे हैं वो तो आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे साइंस के नहीं हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम बच्चे साइंस के नहीं हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना सिंपल से सिंपल हो सके आपको समझाऊं। इसके बाद मैं एक एडवांस लेक्चर लेके आऊंगा बिग बैंग का, उसमें मैं थोड़ी और चीजें आपको समझाऊंगा जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैं थोड़े और ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा। फिलहाल ये बेसिक लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, जो भी आपको सजेशंस देने हैं और लेक्चर्स जिन सब्जेक्ट्स पे चाहिए, जिन टॉपिक्स पे चाहिए, स्पेस से रिलेटेड किन्हीं टॉपिक्स पे चाहिए, तो आप मुझे बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।